ओके, सो कल हमने एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था। उसमें हाफ एडर फुल एडर कंप्लीट हो गया था। हाफ सब्ट्रैक्टर हमने कंप्लीट किया था, फुल सब्ट्रैक्टर स्टार्ट करना है। तो एक बार हाफ सब्ट्रैक्टर का कंक्लूजन एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस जो है ये आपका ए XOR बी आया था एंड बोरो जो है उसकी दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप a माइनस बी करोगे तो a पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर आप b माइनस ए करोगे तो b पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो याद रखना भी बहुत आसान है, a के फॉर्म में ही है, बस कॉम्प्लीमेंट होगा या तो a के ऊपर या तो b के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कि वो a माइनस बी है या वो b माइनस ए। सो ये हमारा अभी तक का कंक्लूजन है और हम अब स्टार्ट करते हैं फुल सब्ट्रैक्टर से। ठीक है, सो गिव द हेडिंग फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। लिखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट इज a combinational circuit which is used to find it is a combinational circuit which is used to find the difference of three THREE, three 1-bit numbers, used to find difference of three THREE, three 1-bit numbers, three 1-bit numbers, three 1-bit numbers, full stop. It has two outputs. It has two outputs, namely difference and borrow. It has two outputs, namely difference and borrow. Full stop. Block diagram is as shown. Block diagram is as shown. सो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। सो इनपुट्स हैं ए, बी और बी इन एंड आउटपुट है डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। तो यहाँ पे जैसे कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट होता था वैसे ही बोरो इनपुट एंड बोरो आउटपुट है। फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। टेबल में जब हम जाएंगे तो 3 कॉलम्स होंगे इनपुट में, ए, बी और बी इन, और आउटपुट में 2 कॉलम होंगे, डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट, डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। 3 बिट की 8 कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन 0, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सो माइनस कीजिए। सो देखो 0 माइनस 0 माइनस 0, सो सिंपलेस्ट केस, नो डिफरेंस नो बोरो। 0 माइनस 0 फर्स्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो हमने कल ही स्टडी किया था, 1 1, तो 0 माइनस 1 इज 1 1। 0 माइनस 1 अगेन नेक्स्ट में आ गया, अगेन इट इज 1 1। अब माइनस 0 करने से तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 माइनस 1 यहां पे भी आ गया आपका 1 1। अगेन इट इज 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो 1 1 होता है, लेकिन डिफरेंस को फिर से -1 कर दो,
तो जो डिफरेंस है, जो 1 था, वो -1 होकर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। बोरो अभी भी 1 रहेगा, क्योंकि 0 - 1 बिना बोरो के पॉसिबल नहीं था, तो बोरो की तो नीड है। आगे तो और सिंपल, 1 - 0 - 0, डिफरेंस इज 1, बोरो इज इक्वल टू 0। 1 - 1, नो डिफरेंस, नो बोरो। 1 - 1, नो डिफरेंस, नो बोरो। पहला 1 - 1 0, 0 - 1 इज अगेन 1, 0 - 1 इज अगेन 1। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल के बाद आप एक्सप्रेशंस पे जाओगे, तो डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है, और देखिए इसीलिए मैंने सम में आपको कुछ नंबर्स बताए थे, मिन टर्म्स की लिस्ट। तो यहां भी अगर मैं मिन टर्म्स की लिस्ट देखूंगा, तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो डिफरेंस के मिन टर्म्स देखिए 1 2 4 7, 1 2 4 7, 1 2 4 7। 1 2 4 7 is A XOR B XOR B in। तो 1 2 4 7 कल ही हमारा कंक्लूजन था, उसको हम यूज कर रहे हैं कि भाई A XOR B XOR B, तीनों इनपुट का XOR होगा। ठीक है, बी आउट निकालो। बी आउट के लिए के मैप की नीड पड़ेगी, तो यूज अ के मैप। बी आउट निकालने के लिए के मैप की हेल्प लो। So 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बी आउट में है मिन टर्म्स 1 2 3 एंड 7, 1 2 3 7। तो ये आपके अगेन 3 पेयर बनेंगे, बट ये मेजॉरिटी फंक्शन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ मेजॉरिटी फंक्शन, ये मेजॉरिटी फंक्शन नहीं है। सो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट A, B कॉम्प्लीमेंट B in कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट B in, B डॉट B in, B डॉट B in कॉम्प्लीमेंट। सो बोरो आउट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A कॉम्प्लीमेंट B in प्लस B डॉट B in। ये सब एक्सप्रेशन में आपको अपने दिमाग में याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, एटलीस्ट अभी नोट डाउन कर लीजिए। वी विल डिस्कस इट इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे, कि ये एक्सप्रेशन आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे अपने दिमाग में बैठा के रखना। अच्छा, अब सी आउट का आपको याद होगा 2 एक्सप्रेशन थे, तो यहां भी बी आउट का 2 एक्सप्रेशन होगा, दूसरा आपको मिलेगा बुलियन से। तो बुलियन से बुलियन, तो बुलियन जो है इसमें ये देखिए अगेन 4 मिन टर्म्स है, 1 2 3 7। तो ये आएगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट B इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट B B इन कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B B इन AB B इन, AB B इन। तो यहां पे पेयरिंग जो होगी ये दोनों की कर लीजिए एंड फर्स्ट एंड लास्ट की कर लीजिए। तो ये आपको मिलेगा बी इन, अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये मिलेगा एक्सनॉर एक्सोर, इसको मैं लिखूंगा एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो इसको मैं
थोड़ा सा ऑर्डरिंग चेंज करके इस वे में लिख रहा हूं, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके दोनों एक्सप्रेशन आ गए। एक ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, एक ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन, और ये आपका डिफरेंस तो है ही है, ये आपका डिफरेंस तो है ही है। अगेन एक्सप्रेशन आपको भी देखने में लग रहा होगा कि याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता भी है, बट हम उसको इजी वे में डिस्कस करेंगे, सो जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, नोट हो गया इतना? ओके, तो जैसा कि आपको हाफ सब्ट्रैक्टर का एक्सप्रेशन पता है, तो उसका सर्किट हमने नहीं बनाया था, तो वो भी आप एक बार बना लीजिए। तो ए एक्सॉर बी, और ये एंड गेट है, लेकिन ए डॉट बी नहीं था, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी था। तो उसको एक बार ध्यान में रखते हुए फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा एंड ये नेक्स्ट, लाइक दिस। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट है, ए बी, ये आपका ए एक्सॉर बी है, which is your difference output. This is A complement B, which is your borrow output. तो हाफ एडर में भी एक्सॉर गेट और एंड गेट लगता था, यहां भी एक्सॉर गेट और एंड गेट है, लेकिन एडिशनल नॉट गेट भी है। ठीक है, एडिशनल नॉट गेट भी है। अब वही है कि अगर बी माइनस ए होगा तो ये नॉट गेट बी में लग जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ए माइनस बी ही मान के चलते हैं, तो ए पे ही कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ओके, यहां पे नेक्स्ट सेम जैसे हमने फुल एडर बनाया था, जैसे हमने फुल एडर बनाया था दो हाफ एडर को यूज करके, कुछ वैसा ही यहां पे दो हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज करके, दो हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज करके दो हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज करके हम फुल सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। तो ये फर्स्ट है,
ओके, सो एक्सप्रेशंस यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आ गया आपका ए XOR बी, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी, सो दिस इज ए XOR बी एंड दिस इज बी इन। तो ये आपका आ गया ए XOR बी XOR बी इन एंड दिस इज ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन। तो ये आपका फाइनल बी आउट आ गया, सॉरी डिफरेंस है ये आपका फाइनल डिफरेंस आ गया एंड ये आपका बी आउट आ गया। So conclusion is something like this. Full subtractor can be designed using two half subtractor and one OR gate. Full subtractor can be designed using two half subtractor and one OR gate. Two half subtractor and one OR gate. ओके, एक्सप्रेशंस पे अब मैं आता हूं कि हम कैसे करेंगे, बट ये पहले एक बार बता दो, नोट हो गया हो तो। सो जस्ट अगेन ये वाला पार्ट, ये हाफ सब्ट्रैक्टर एंड अगेन ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अगेन हाफ सब्ट्रैक्टर।
हो गया नोट? ओके अब देखिए, अब जो नेक्स्ट 10 मिनट हम लोग स्पेंड कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेशंस पढ़ लिया हमने उसको इजीली कैसे आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, देखो हाफ एडर की अगर मैं बात करूं तो सम होता है ए एक्सॉर बी एंड कैरी होता है ए डॉट बी। ठीक है, ए एक्सॉर बी और ए डॉट बी। हाफ सब्ट्रैक्टर उसी से मिलता जुलता है काफी, डिफरेंस तो एकदम सेम है ए एक्सॉर बी। बस इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि जो बोरो होता है उसमें पहले इनपुट पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। पहले इनपुट पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा स्टेटमेंट के टर्म्स में आगे यूज करेंगे, पहले इनपुट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फुल एडर की अब मैं बात करूं, फुल एडर की अगर मैं बात करूं तो सम हो गया ए एक्सॉर बी, एक्सॉर यहां पे कैरी इनपुट बोलते हैं थर्ड इनपुट को, एंड जो आपका सी आउट होता है उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो है ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, और इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है ए बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी डॉट सी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। अब देखो फुल सब्ट्रैक्टर, पहली चीज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ये ए एक्सॉर बी इन होगा, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, ए एक्सॉर बी इन होगा। ठीक है, ओके। अब देखो बोरो आउटपुट में पहले तो ना मैं ये जो लिखा हुआ है ना उसी को लिख देता हूं सेम टू सेम, फाइनल नहीं है। अब देखो याद कैसे करना है मैं वो बता रहा हूं। पहली चीज यहां सी इन होता है तो यहां बी इन होगा, दैट वी नो। अब देखो इसी को मैं देख के बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये देखिए ए बी प्लस बी डॉट बी इन प्लस ए डॉट बी इन। अब देखो इसी को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, ए बी प्लस बी डॉट बी इन। मैं रीजन भी बता रहा हूं कि मैं क्यों लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूं बी डॉट बी इन। ओके, अब इसको भी एक बार कॉपी कर लो, ए बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट बी इन, इसको भी मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूं, ए बी ए एक्सॉर बी डॉट बी। ठीक है, अब देखिए यहां तक के तो ऐसा कुछ भी है नहीं कि याद रखने की चीज हो, तो सिंपल सी चीज है। यहां पे बस थोड़ा सा होता है कि कैसे याद रखेंगे। तो देखो अभी जो हमने बी आउट को के मैप से निकाला था, तो देखो सब्ट्रैक्टर में अगर a माइनस बी है तो a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते, तो यहां पे a के 2 टर्म्स हैं तो a के दोनों टर्म्स पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा ये मैं लिख भी देता हूं, दिस इज फॉर a माइनस बी माइनस बी इन, दिस इज फॉर a माइनस बी माइनस बी। अब अगर वो b माइनस से था तो हाफ सब्ट्रैक्टर में कॉम्प्लीमेंट में b के ऊपर करता था, तो यहां पे b के 2 टर्म्स हैं तो दोनों b पे कॉम्प्लीमेंट कर दो। a के 2 टर्म्स थे तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, b के दोनों टर्म्स है तो b पे कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके लिए है, b माइनस a माइनस b। अब अगर मान लो बी इन से स्टार्ट हो रहा है तो बी इन पे कॉम्प्लीमेंट होगा, बट लॉजिकली उस पे नहीं होता, या तो कैपिटल ए माइनस बी होता है या तो बी माइनस से होता है। इसके भी हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन आगे होगा। ठीक है, बट थर्ड केस है नहीं, इसलिए बी इन कॉम्प्लीमेंट के ऊपर में नहीं जा, नीड नहीं पड़ती उसकी, इतना ही सफिशियंट है। अब इस पे आ जाते हैं। अब देखो अब एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, अगेन
अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब ए माइनस बी इन कर रहा हूं, तो यहां पे जब दो ए थे तो दोनों ए पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तो यहां भी दो ए है, यहां भी दोनों ए में कॉम्प्लीमेंट कर दो, या तो दो बी है तो दो बी पे कॉम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो मैच नहीं कर रहे, क्यों मैच नहीं कर रहे? नोट्स पे चेक करो, क्या होना चाहिए इसकी जगह? ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सॉर बी की जगह क्या होना चाहिए? देख के बताना है, नोट्स देख के बताओ। होल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ए एक्सॉर बी का होल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई एक्सॉर की तो स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, एक इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट हो या होल कॉम्प्लीमेंट हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने लगाया तो एक ही कॉम्प्लीमेंट था, अब वो तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी से हो गया कि ये होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये अगर देखो बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो बस या तो आपको यही रखना है कि अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें भी दोनों ए पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, अगर ये एक्सप्रेशन है इसमें भी दोनों ए पे कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब वो स्पेशल केट की प्रॉपर्टी है कि एक्सॉर के एक में कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो इस वे में बहुत आसानी से आपके माइंड में रहेगा, एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। नोट कर लो। ओके, अब देखो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था सब्ट्रैक्शन का, 1 0 -0 1। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब देखो इसमें हमने कैसे किया था, इस 1 ने इसको कैरी दिया, तो ये जो 1 था वो कैरी देने के बाद कितना हो गया 0, और इसको कैरी मिली 2 की, तो ये 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। हम इस पे फोकस किए थे, अभी ना आप इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इन दोनों पे। इन दोनों बिट में हुआ कि एक बार फिर से देखो, इतना ही सिंपल हुआ कि इस 1 ने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये 1 कितना बन गया 0, और ये तो 0 है ये, तो एट दी एंड क्या हुआ 0 - 0 कितना आ गया 0। देखो होना क्या था, होने ये वाला था कि 1 - 0 = 1। अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करता तो 1 - 0 होने वाला था ना, लेकिन हुआ क्या, ये 1 पहले तो कैंसल आउट हो गया, कैरी दे दिया तो ये 0 बन गया। ये 0 कैसे बना, 1 कैरी देने के बाद 0 बन गया। अब -0, अब ये कितना हो गया 0 हो गया। तो ये एग्जैक्टली यही चीज है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना a - b इन, तो भाई ये आपका a है, ये आपका b है। होने वाला था a - b, लेकिन अगर a ने कैरी फॉरवर्ड दे दिया है तो वो -b इन हो गया। तो इस बिट के लिए ये 1 जो इसने कैरी दे दिया इसको, वो इस बिट के लिए इनपुट बोरो हो गया।
फॉर दिस बिट। इस बिट के लिए ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये इस बिट के लिए इनपुट है, ये वाला वन, ये वही वन है जो इसने इसको दे दिया। अब 0 माइनस 0 करने से कोई भी बोरो की नीड नहीं पड़ी ना, तो वो जो बोरो आउटपुट 0, वो जो आउटपुट 0 आएगी, बोरो की नीड नहीं पड़ी, दैट इज बेसिकली बोरो आउट। तो ये इसका मीनिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये a माइनस बी इन या b माइनस ए माइनस बी इन, क्योंकि हम कभी भी बी इन माइनस ए माइनस बी ऐसा यूज नहीं करते। करने को तो कुछ भी करा देगा मैथमेटिकली, बट लॉजिक क्या है भाई, इस बिट से इस बिट के बीच में एक a है एक b है, और अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो b इन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वो वाला b इन है। ठीक है, तो या तो ये b इन या तो इस, तो एक्चुअली देखोगे तो ये a माइनस बी इन एग्जैक्टली नहीं है, ये होना चाहिए a माइनस बी इन माइनस बी। ठीक है, ये एक्चुअली है उसका मीनिंग के साथ। ठीक है, तो ये जस्ट एक नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में किसी क्वेश्चन पे इफेक्ट ना करे, बट हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस बीन का मतलब क्या है। अब देखो, अब ये बी इन वन आया ना, बी इन वन आया। अब ये बी इन वन क्यों आया, इससे कनेक्शन देखो भाई। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, नहीं चलो ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, और डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। सो ये आपका इनपुट बोरो और आउटपुट बोरो के बीच का डिफरेंस। ठीक, ये इसको आसान में ये देख लो, बस इतना ही सिंपल। जो सोच रहा था उससे इजी कर दिया कि 0 माइनस 1 में, ठीक है, 0 माइनस 1 में आपको बोरो यहां पे मिला। ठीक है, और ये जो बोरो मिला, तो बोरो मिलने के बाद ये 2 हुआ, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। इस 0 ने किसी को बोरो दिया नहीं है, इसने बोरो लिया है, इसने बोरो लिया है। तो अगर ये बोरो लिया है तो ये इसके लिए बी आउट होता है। तो इसका जो बोरो इसने लिया है, तो वो बी आउट 1 हुआ, वो इस बिट के लिए जाके इनपुट हुआ। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ऐसी बात करूं कि एडिशन कैसे होता है, एडिशन होता है 1 प्लस 1 सम इज इक्वल टू 0 कैरी इज इक्वल टू 1। एडिशन में जो कैरी बिट है उसको देख पाना बहुत ही आसान होता है कि भाई क्या किसके लिए आउटपुट कैरी हुआ, क्या किसके लिए इनपुट कैरी हुआ। सो देखो एक्चुअली हुआ क्या, 1 प्लस 1 सम इज इक्वल टू 0 हुआ, एंड यहां पे कैरी कितना जनरेट हुआ, 1, और इस कैरी को अगले बिट में फॉरवर्ड किया गया। तो वही चीज आपको बी इन और बी आउट के बीच में भी अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ अभी तक के यूज हुआ नहीं एग्जाम में। ठीक है, बट जस्ट जितना आसान कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट हमको लगता है, बोरो इनपुट और बोरो आउटपुट भी समझ में आना चाहिए कि एक बिट का दूसरे बिट से कनेक्शन क्या है। इन दोनों का जो कैरी आउटपुट है वो अगले बिट के लिए कैरी इनपुट होता है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो जस्ट उस वे में इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ओके,
ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इसी से कनेक्टेड अभी नेक्स्ट टॉपिक है, हम बाइनरी पैरेलल एडर में आने वाले हैं और वो ऐसा ही है। अच्छी बात ये है कि बाइनरी पैरेलल एडर हमको करना है, सब्ट्रैक्टर नहीं करना है। तो ये जो बोरो इनपुट और बोरो आउटपुट, इसीलिए मैं आपको एकदम कंपल्सरीली डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वो यूज नहीं है, जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कि हम यहां तक पहुंचे, तो वो भी एक डिस्कशन हो जाए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बाकी ये जो पार्ट है ये तो आसान भी है और ये भी यूज भी होगा, जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक में लिखूंगा बाइनरी पैरेलल एडर में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, बाइनरी पैरेलल एडर। तो इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड्स आई कैन से, इस बिट ने बोरो दिया, इस बिट ने बोरो दिया, तो ये जो बोरो देने वाला कॉन्सेप्ट है वो इस बिट के लिए बोरो आउटपुट है और इस बिट के लिए वो बोरो इनपुट है। तो ये जो बोरो, मैंने इसलिए रेड कलर रेड कलर रेड कलर लिख दिया कि ये जो बोरो दिया गया है वो इस बिट के लिए इनपुट बोरो की तरह काम करेगा और इस बिट के लिए वो आउटपुट बोरो की तरह काम करेगा। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगेन रिपीटिंग, वैसे तो वो आने भी नहीं वाला है, बट जस्ट एकदम वर्स्ट केस में कुछ एकदम ही पहली बार कुछ क्वेश्चन आ गया तो हमें क्लियर होना चाहिए। आगे एडिशन के लिए तो बहुत ज्यादा इजी होता है। ओके, सो द टॉपिक इज बाइनरी पैरेलल एडर। बाइनरी पैरेलल एडर, तो मैंने एडर को स्टार्ट करते समय ही कल बताया था कि बाइनरी पैरेलल एडर का एग्जैक्टली लॉजिक क्या। जस्ट अगर मैं देखूं 1010 1110 फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर हो सकता था, मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया। तो यहां पे हमेशा दो आउटपुट बिट आते हैं, हमको पता है, सम और कैरी आउटपुट। तो जस्ट यहां पे 0 प्लस 0 करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 हुआ, कैरी आउटपुट भी 0 जनरेट हुआ। तो ये कैरी आउटपुट 0 जनरेट हुआ, तो अगले बिट के लिए इनपुट कैरी कितना हो जाता है? 0। इस बिट का आउटपुट कैरी इस बिट का इनपुट कैरी होगा, एज सिंपल एज दैट। फिर जब आप इसको ऐड करोगे 0 प्लस 1 प्लस 1 को, तो अगेन यहां सम हो जाएगा 1 प्लस 1, सम इज इक्वल टू 0, लेकिन कैरी कितना जनरेट होगा? 1। ये जो कैरी जनरेट होगा, ये जो कैरी जनरेट होगा वो यहां पे 1 प्लस 1, अगेन सम इज इक्वल टू 0, कैरी इज इक्वल टू 1। और अगेन ये जो कैरी जनरेट होगा ये इसके लिए 1 होगा। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1, सम इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड कैरी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लास्ट स्टेप देखो, ये जो 1 जनरेट हुआ ये फाइनल कैरी के समान आपके आंसर में मिलेगा, लाइक दिस। इट मींस ये आपका फाइनल आंसर है, जिसमें 4 बिट के साथ एक फाइनल कैरी आपको आंसर में मिलता है। इसका मतलब ये जो बाकी 3 कैरी है ये आंसर में दिखता नहीं है आपको, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैरी। ये 3 कैरी जो कि आंसर में नहीं दिखेगा आपको, इस इंटरमीडिएट कैरी, और ये कैरी जो आंसर में दिखेगा, दैट इज योर फाइनल कैरी। तो दिस इज फाइनल कैरी एंड दीज 3 आर इंटरमीडिएट कैरी। इसी को अब मैं सेम चीज को A
और बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये देखो, मान लीजिए दो नंबर हैं, एक है ए, तो ये होगा A3, A2, A1, A0, क्योंकि ये 4 बिट का है। B3, B2, B1, B0, क्योंकि ये भी कितने बिट का है, ये भी 4 बिट का है। A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, दोनों ही 4-4 बिट के, ठीक है, दोनों ही 4-4 बिट के। अब A0 प्लस B0, इसका जो सम होगा उसको मैं नाम दूंगा S0, और इसका जो आउटपुट कैरी होगा इसको मैं नाम दूंगा Cout 0। ये जो Cout 0 जो भी जनरेट होगा, ये ही इसके लिए किसका काम करेगा, इनपुट कैरी का काम करेगा, C1। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो अब जो सम जनरेट होगा उसको मैं S1 बोलूंगा, और जो आउटपुट जनरेट होगा उसको मैं Cout 1 बोलूंगा। अब ये जो इसका आउटपुट कैरी जनरेट हुआ है वो अगले बिट के लिए अगेन किसका काम करेगा, इनपुट कैरी का काम करेगा। C into A2 और B2 को ऐड करूंगा तो सम S2 मिलेगा, और ये आउटपुट कैरी Cout 2 होगा, जो कि आगे जाके किसका काम करेगा, इनपुट कैरी का। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी एक बिट का अगर आउटपुट कैरी हुआ है तो अगले बिट के लिए इनपुट कैरी का काम होगा। जैसे बोरो किसी को मिला है तो कहीं ना कहीं से मिला होगा ना, तो उसके लिए इनपुट बोरो ना आउटपुट बोरो, सेम चीज। अब फाइनली ये सम S3 हो गया, ये Cout 3 हो गया, एंड दिस Cout 3 ये मुझे फाइनल कैरी की तरह आउटपुट में मिलेगा। लाइक दिस। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, पहले से ही सब कुछ पता था, बस मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। अच्छा, यहां पे देखो कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर लगेंगे। ये फुल एडर लगेगा, ये भी फुल एडर, ये भी फुल एडर। ये कौन सा एडर लगेगा, हाफ एडर। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भी ना फुल एडर ही ले लेते हैं। फुल एडर के लिए आपको 3 बिट चाहिए ना, तो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो Cin 0 है ये आपका लॉजिक 0 हो गया। इनपुट कैरी को 0 मान लो और उसको फुल एडर ले लो। 2 एडवांटेज है इसके। एक सबसे सिंपल समझने के लिए कि भाई सोचना ही नहीं कितने एडर, कितने हाफ एडर, कितने फुल एडर, जितने हैं सबको फुल एडर ले लो। तो जितने बिट है सबको फुल एडर, तो सिमेट्रिकल होगा सर्किट, तो कैलकुलेशंस एंड ऑल, ये जो डिलेज वगैरह भी हैं वो सब भी इक्वली होंगे, क्योंकि सर्किट दोनों का अलग अलग होगा तो डिलेज भी अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि भाई फुल एडर ले लो। एक ही आसान तरीका है। एक और रीजन है जो कि मैं कुछ देर के बाद ही आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाफ एडर हो सकता था, बट इसको भी मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, फुल एडर। इसको भी वी आर कंसीडरिंग फुल एडर, ठीक है। तो ये जो इतना सिंपल सा हमारा डिस्कशन हुआ है उसी को बस मैं सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, सो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हाफ एडर हो सकता था, बट हमने उसको फुल एडर ले लिया। हाफ एडर पॉसिबल था, ओके। तो ये आपका देखिए, ये है, हाँ सॉरी हाफ एडर तो है नहीं, अब सभी फुल एडर है। तो ये 4 फुल एडर है, तो देखो इसके नाम भी दे देता हूं मैं, ये फुल एडर बिट 0,
फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3। ओके, अब यहां पे जो आपके इनपुट होंगे ए नॉट, बी नॉट, और जैसा कि मैंने बोला सी इन 0 भी है, इनिशियली हम इसको ग्राउंड कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया तो वो ग्राउंडेड है। अब ये जो आपका सम जनरेट करेगा इसका नाम होगा एस नॉट, और ये जो सी आउट जनरेट करेगा इसका नाम होगा सी आउट 0। लेकिन ये जो सी आउट 0 है ये नेक्स्ट बिट के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा, तो ये सी इन 1 हो गया। तो दिस इज A1 एंड B1। ये सम S1 हो गया, सी आउट 1 हो गया। This C out 1 will now act like input carry of 2. This will be added with A2 and B2. ये A2 और B2 के साथ ऐड होगा, तो ये आपको देगा सम S2 और ये आउटपुट होगा C out 2। ये अब इनपुट कैरी की तरह काम करेगा C in 3. This is A3 and B3. ये S3 है, एंड जैसा हमने डिस्कस किया था ये आउटपुट में फाइनल आउटपुट कैरी मिलेगा एज अ सी आउट 3। तो ये आपको दिख रहा है कि आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। क्या इनपुट में था, 3 इंटरमीडिएट कैरीज हैं, एक फाइनल कैरी है जो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो ये सर्किट हो गया बाइनरी पैरेलल एडर का। दिस इज अ सिंपल सर्किट ऑफ बाइनरी पैरेलल एडर। इतना पहले नोट करो, फिर इस पे और डिस्कशन करते हैं। इतना नोट कर लो। ओके, अब यहां पे इस बाइनरी पैरेलल एडर का एक और नाम है रिपल कैरी एडर। इट इज जस्ट अनदर नेम फॉर बाइनरी पैरेलल एडर। लेकिन इस वर्ड रिपल जो वर्ड है इसका एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्योंकि जब मैं काउंटर्स में जाऊंगा तो एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो वहां एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं
और वही रीजन यहां पे है कि जो बाइनरी पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर। तो रिपल का एक बेसिक मीनिंग है डिजिटल में। क्या मीनिंग है देखो, अब देखो इस फुल एडर के टोटल कितने इनपुट है, टोटल कितने इनपुट है, 3, जिसमें से एक इनपुट ये है। भाई ये फुल एडर की कैलकुलेशन आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि ये आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके आउटपुट मिलने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होगा। अगेन दूसरे का आउटपुट मिलने के बाद ही तीसरा स्टार्ट होगा, तीसरे के आउटपुट मिलने के बाद ही चौथा स्टार्ट होगा। तो भाई जैसे जैसे मैं स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाते जाऊंगा, टोटल डिले तो बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि डिपेंडेंट है, एक के बाद ही दूसरा स्टार्ट हो सकता है, दूसरे के बाद ही तीसरा, तीसरे के बाद ही चौथा, एंड सो ऑन। तो यहां पे जहां पे भी टोटल डिले इंक्रीज होता है नंबर ऑफ स्टेजेस को इंक्रीज करने से, ये वर्ड यूज होता है रिपल। आगे जाके काउंटर्स में भी ऐसे ही होगा। सिंक्रोनस काउंटर में कितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा दो, टोटल डिले नहीं बढ़ेगा, लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर में नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाने से टोटल डिले बढ़ जाता है। तो जहां भी नंबर ऑफ स्टेज को बढ़ाने से टोटल डिले बढ़ जाता है, वहां पे वर्ड यूज किया जाता है रिपल। तो यहां पे इट इज क्लियर कि भाई नंबर ऑफ स्टेज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टोटल डिले बढ़ जाएगा। whenever the total delay is proportional to the number of stages, we use the word ripple. इसको मैं लिख लेता हूं। Since total delay is proportional to number of stages, नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाने से अगर डिले बढ़ता है तो वहां पे वर्ड यूज होता है रिपल, तो वहां पे वर्ड यूज होता है रिपल। ओके एक सिचुएशन ये कंसिडर कीजिए। अच्छा, ये जो बाइनरी पैरेलल एडर हमने डिस्कस किया है, ये जो बाइनरी पैरेलल एडर है तो 4 बिट का एडर है, ठीक है। 4 बिट के नंबर्स को ऐड करेगा, ए भी 4 बिट का है, बी भी 4 बिट का है। मान लो आपको 8 बिट का इनपुट दिया हुआ है, यू आर गिवन 8 बिट्स ऑफ इनपुट। सो देखो यहां पे दो बाइनरी पैरेलल एडर में कंसिडर कर रहा हूं। ये जो एक बॉक्स मैंने बनाया है वो बाइनरी पैरेलल एडर है। कैसे काम करेगा मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। तो देखो एक इनपुट है, ए का जो इनपुट है 3210, ये बी का इनपुट है 3210, ठीक है। ये ए का इनपुट है, ये बी का इनपुट है, ये आपका इनपुट। तो बाइनरी पैरेलल एडर को ये इनपुट चाहिए होते हैं, वो दिख रहा है ऊपर A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0। देन बाइनरी पैरेलल एडर, इसको लिख भी देता हूं शॉर्ट फॉर्म, बाइनरी पैरेलल एडर ये सम जनरेट करेगा 3210, तो ये सम जनरेट करेगा एंड ये आउटपुट कैरी जनरेट करेगा लाइक दिस। ओके, ये एक और बाइनरी पैरेलल एडर है जिसमें अगेन इनपुट होंगे 3210 3210, दिस इज इनपुट ए,
दिस इज इनपुट बी, और अगेन ये सम जनरेट करेगा 0 1 2 3 सम, और ये जनरेट करेगा सी आउट, अगेन इसको इनपुट ट्री। ओके, अब देखो, अब मेरे पास अगर 8 बिट के नंबर हैं तो ये होगा A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1 एंड B0। तो देखो, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज यहां बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 4 बिट का एक बाइनरी पैरेलल एडर से एडिशन कर दोगे, ये 4 बिट का एक और बाइनरी पैरेलल एडर यूज करोगे, तो 4 बिट का बाइनरी पैरेलल एडर है, तो अगर 2 बाइनरी पैरेलल एडर है तो 8 बिट का एडिशन हो जाएगा। चीज तो बहुत ही सिंपल है, बट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आसान है, ध्यान से देखिए। जब ये A3 और B3 का एडिशन होगा Cin3 के साथ, तो ये S3 के साथ क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? Cout3। ये जो Cout3 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसका काम करेगा? Cin4 का काम करेगा। तो पहली चीज कि A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0 यहां पे जाएगा। सो देखो, A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0। अब ये जो बचा हुआ बिट है वो तो यहां जाएगा, A7, A6, A5, A4, B7, B6, B5 एंड B4। ठीक है, तो ये सम कौन सा जनरेट होगा? S0, S1, S2, S3। अब जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो Cout3 है, ये अगले बिट के लिए, इसके लिए जो Cin0 है, जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं? ग्राउंड लेते हैं। अब ये ग्राउंड नहीं लोगे, ये Cout3 किसका काम करेगा? Cin4 का काम करेगा। तो मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने इसको हाफ एडर ले लिया होता तो पहले बिट के पास इनपुट कैरी लेने की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन यहां पे पहले बिट में इनपुट कैरी की नीड है, क्योंकि 2 बाइनरी पैरेलल एडर को क्या कर रहे हो? कैस्केड कर रहे हो। तो इस केस में अगर पहला एडर फुल एडर नहीं है तो आप कैस्केडिंग नहीं कर पाओ। दिस इज द एक्चुअल रीजन कि हम पहले बिट को भी या पहले एडर को भी हाफ एडर नहीं लेते हैं, उसको क्या लेते हैं? फुल एडर लेते हैं। अगर मैंने पहले बिट को पहले एडर को हाफ एडर ले लिया तो मैं कभी भी 2 बाइनरी पैरेलल एडर को कैस्केड नहीं कर पाऊंगा, और अगर कैस्केड नहीं कर पाऊंगा तो ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को मैं कभी भी ऐड कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बिट को ऐड करने के लिए मुझे छोटे छोटे बाइनरी पैरेलल एडर को कैस्केड करना ही होगा। ठीक है, तो जस्ट ये रीजन ही एक्सप्लेन करना था, कंक्लूजन यही, दैट इज द कंक्लूजन। So the main reason is कि cascading of binary parallel adder is possible only if I take first adder as full adder and not the half adder। तो यहां जो सम जनरेट होगा ये होगा S4, S5, S6 और S7 and final output is Cout7। This is the cascading of binary parallel adder। This is the cascading of binary parallel adder।
ओके, सो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन ओपन द वर्कबुक. वर्कबुक में एडर वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई डिफरेंस जो है वो n है, तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन कितना होता है, x एक्सॉल y, और बोरो जो है वो m है. बोरो का होता है फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट डॉट सेकेंड, और x माइनस वाई है इसलिए x पे कॉम्प्लीमेंट, x माइनस वाई है इसलिए x पे कॉम्प्लीमेंट है. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फिर भी एग्जाम्स में कभी कभी काफी इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आएगा. तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन 2 भी देख लो. अगेन ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी पुराना भी हो गया, 2004 मतलब काफी ओल्ड हो गया. फिर भी तो अगर आप Q देखोगे तो Q का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. और अगर आप P देखोगे तो P का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, A एक्सॉर B एक्सॉर C. तो भाई ये तो फुल एडर है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है. फुल एडर में भी आपका P क्या है, सम है, एंड Q क्या है, कैरी. P is the sum, Q is the carry. Option C again is correct. Option C is correct. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लो. चेक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार. ओके, अब देखिए पहली चीज तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि भाई इतना तो समझ में ही आ चुका है कि वो सब्ट्रैक्टर है, वो एडर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो है. अब अगर सब्ट्रैक्टर है तो दो ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन बी और सी में, एक है P माइनस क्यू और एक है Q माइनस पी. तो किस पे कॉम्प्लीमेंट है, P पे. तो कौन सा आंसर होगा, P माइनस क्यू. दैट इज सिंपल, P माइनस क्यू.
it is a 4-bit subtractor giving P minus Q, B for Bombay is the correct answer. क्वेश्चन 4 चेक करो. क्वेश्चन 4 में कैलकुलेशंस है एंड वी विल नीड टू डिस्कस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्या दिया हुआ है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो ना बिल्कुल ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो फुल एडर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. अब वो देखो 1 बिट फुल एडर लिख के कंफ्यूज ही कर रहा है. भाई फुल एडर 1 बिट का ही होता है, ठीक है, फुल एडर 1 बिट का ही होता है. तो सी आउट जनरेट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है वो 20 नैनो सेकेंड है, और सम जनरेट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है 40 नैनो सेकेंड है. और इसमें दिया हुआ है कि 4 फुल एडर्स आर कैस्केडेड. अब 4 फुल एडर की कैस्केडिंग क्या होती है, ये हमारे सामने सर्किट ही बना ही हुआ है. ये 4 फुल एडर्स की कैस्केडिंग ही है, इट इज नथिंग. तो वही सेम सिचुएशन है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो सर्किट हमने यहां बनाया हुआ है, जो बोर्ड पे अभी भी बना हुआ है. पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशंस पर सेकेंड. मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशंस पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है. एक सेकेंड में कितने एडिशंस हो सकते. अब इसमें यह नहीं सोचना कि एक सेकेंड में कितने एडिशन कैसे हो जाएंगे. भाई एक एडिशन का सम या डिले जो होता है वो नैनो सेकेंड्स में आता है. तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एडिशन करने में अगर 1 नैनो सेकेंड लगता है, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, तो भाई एक सेकेंड में कितने एडिशन हो जाएंगे. 1 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 एडिशन पर सेकेंड. अगर एक एडिशन 1 नैनो सेकेंड में हो जाता है तो एक सेकेंड में कितने एडिशन हो सकते हैं, 10 टू दी पावर 9 नंबर ऑफ एडिशन पर सेकेंड. वही पूछ रहे. तो आपको बस ये निकालना है, जो मैंने एग्जांपल 1 नैनो सेकेंड लिए, आपको एक्चुअल निकालना है. आप जो निकालोगे वही सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में कितने एडिशन हो सकते हैं. तो उसके पहले आपका पहला क्वेश्चन है, 4 फुल एडर्स आर कैस्केडेड, मतलब एक फुल एडर की बात नहीं कर रहा है, ये कंप्लीट प्रोसेस होने में कितना नैनो सेकेंड लगेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनल आंसर निकालो. एक कंप्लीट एडिशन में कितना नैनो सेकेंड लगेगा. क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, अब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो.
ओके देखिए एकदम सिंपल और इजी है कि भाई इनिशियली जैसे ही 0 नैनोसेकंड पे ये कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम जनरेट करने के लिए कितना नैनोसेकंड लगेगा 20, और सॉरी सम के लिए 40, आई एम सॉरी नॉट 20 40, सम के लिए 40 नैनोसेकंड लाइक दिस, और सी आउट जनरेट करने के लिए 20 नैनोसेकंड। तो यहां पे बस आपको एक ही सोचने वाली बात है कि ये जो फुल एडर है इसकी डिपेंडेंसी सी आउट पे है, एस पे नहीं है। तो अगर ये 40 नैनोसेकंड लेगा भी तो 40 नैनोसेकंड का वेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कितने नैनोसेकंड का वेट करेगा 20 का। तो इसका मतलब है जैसे इसका रेफरेंस 0 नैनोसेकंड था, तो इसका रेफरेंस जो स्टार्टिंग का रेफरेंस होगा वो 20 नैनोसेकंड आ गया, क्योंकि ये इनपुट 20 नैनोसेकंड पे मिलेगा। ठीक है, अब ये 20 पे स्टार्ट होगा, इसका सम अगेन कितना टाइम लेगा 40, तो 20 प्लस 40 कितना हुआ 60 नैनोसेकंड। ठीक है, तो ये 20 प्लस 20 कितना हुआ 40। अब इसकी डिपेंडेंसी 40 पे होगी, 60 पे नहीं होगी, तो ये रेफरेंस इसका 40 पे स्टार्ट होगा। अब ये 40 के बाद ये फिर से 40 लेगा, तो ये 80 हो जाएगा, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, इसका रेफरेंस 60 होगा। और 60 के बाद 60 प्लस 40 ये 100 है, और 60 प्लस 20 कितना हो गया ये 80। तो फाइनल एकदम मैक्सिमम कितना दिखा रहा है कि कितने नैनोसेकंड में कंप्लीट हो जाएगा 100। 80 पे खत्म नहीं होगा, 100 पे खत्म होगा। तो यहां पे कैलकुलेशन आपका आ गया, यहां पे कैलकुलेशन आपका आ गया कि एक एडिशन कंप्लीट होने में 100 नैनोसेकंड लगेंगे, एक एडिशन कंप्लीट होने में 100 नैनोसेकंड लगेंगे। तो एक सेकंड में कितने एडिशन हो जाएंगे 1/100 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 एडिशंस पर सेकेंड। इसलिए जो आंसर है उसका मीनिंग ये है 10 टू द पावर 7 नंबर ऑफ एडिशंस पर सेकेंड। 10 to the power 7 number of additions per second। अब लेकिन अभी तो चलो अपने पास ये बना हुआ था, हमने इसको समझ लिया, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि एक बनाने की नीड ना पड़े, वैसे भी बना नहीं पाएंगे एग्जाम में। और दूसरी चीज, ये तो 4 बिट का ही था, अब मान लो 16 बिट का कोई क्वेश्चन होगा तो 16 बार थोड़ी ना बनाते रहेंगे, नहीं बनाएंगे। तो वी नीड सम सिंपल बेसिक फॉर्मूला, तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये हो गया नोट इतना 10 टू द पावर 7 वाला। देखो पहले हमारा टारगेट सीधा ये होगा कि आखिरी फुल एडर कितने पे स्टार्ट होगा, वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये स्टार्ट हुआ 60 पे। क्यों 60 पे? जिस पे डिपेंडेंसी है उसका डिले 20 है, तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 2 और 20 इंटू 3। तो 4 बेटे तो 20 इंटू 4 नहीं आए, 3 तक ही आएगा, क्योंकि पहला तो ये 20 इंटू 0 था।
20 इंटू 0, 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, ये पहला पॉइंट है। तो यहां पे 20 इंटू 3 जो 60 है, उसका मीनिंग है कि डिले ऑफ सी आउट मल्टीप्लाइड विथ n-1, ये जितने भी नंबर ऑफ बिट होंगे उसमें -1 करते हैं। अब इसके बाद 60 के बाद लास्ट चीज बस बचती है कि मुझे 20 ऐड करना है या तो 40 ऐड करना है। अब यहां पे 40 बड़ा है तो 60 प्लस 40 100 आंसर है। कभी हो सकता है कि ये भी बड़ा हो, नंबर तो कुछ भी देना है उनको, कुछ भी दे सकते हैं। तो 40 और 20 उसमें जो बड़ा होगा वो मैं ऐड करूंगा किसमें, 60 में। तो ये 60 के बाद जब वो एडिशन हुआ 40 का, इस 40 का मतलब है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा टी सम एंड डेल्टा टी सी आउट। तो पहली चीज, आखिरी फुल एडर स्टार्ट कब करेगा उसका भी फॉर्मूला आ गया। इसमें 40 ऐड करना है कि 20 ऐड करना है, जो मैक्सिमम होगा वो ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल डिले इज इक्वल टू, पहले तो सी आउट का जो डिले है उसको मल्टीप्लाई कर दो n-1 के साथ, और इसके बाद आप इसमें या तो ऐड करोगे डेल्टा टी सम या तो आप इसमें ऐड करोगे डेल्टा टी कैरी। अब देखो यहां पे अप्लाई करके देखते हैं, जस्ट देखो अप्लाई करके देखो। सी आउट का डिले इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 20। ये कितने बिट का क्वेश्चन है, 4 बिट का। n-1 कितना हुआ, 3 प्लस मैक्सिमम ऑफ 20 नैनोसेकेंड कॉमा 40 नैनोसेकेंड। 60 प्लस 40 कितना आ गया आंसर, 100। तो फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक पे जाएंगे तो एकदम ऐसा रटना भी नहीं पड़ेगा। सी आउट में मल्टीप्लाई करोगे n-1 और फिर चेक करोगे कि भाई 20 ऐड करो कि 40 ऐड करो, तो जो ज्यादा होगा वो ऐड करोगे। नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5।
ओके तो जस्ट ये फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट करना है और यहाँ पे 16 बिट का है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला देखो क्या होगा। सी आउट का डिले कितना दिया है, सी आउट का डिले 12 नैनो सेकेंड, तो 12 इंटू कितने बिट का है 16, 16 माइनस 1 कितना हुआ 15, प्लस मैक्सिमम ऑफ एक डिले 12 नैनो सेकेंड है, एक डिले 15 नैनो सेकेंड है, तो ये 180 हो गया और 180 के बाद 15 195, दैट इज द आंसर, सिंपल। तो फॉर्मूला अगर पता है तो फिर तो बहुत आसानी से बन गया, 2016 का ही है, नया क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट है सिंपल ही, क्वेश्चन का लेवल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधे सीधे क्या किया है, देखो डेल्टा टी सी आउट और डेल्टा टी सम ना दे करके एक फुल एडर को तोड़ दिया है एक्सॉर गेट और एंड गेट के फॉर्मेट में, उसका डिले दे दिया। तो पहले बोला है कि खुद ही सम और सी आउट का डिले भी निकालो और फिर उसके बाद बाइनरी पैरेलल एडर का निकालो। तो अभी तक के क्वेश्चंस में फुल एडर का सम और कैरी दिया था, इसमें वो भी हमें निकालना है और सर्किट हमें पता है, सर्किट की हेल्प से निकलेगा, निकालिए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 में एंड गेट या एक्सॉर सॉरी एंड या और गेट का जो डिले है वो 1.2 नैनो सेकेंड है, सॉरी माइक्रो सेकेंड है इस बार, और एक्सॉर गेट का डिले जो दिया है वो डबल है इसका, तो एक्सॉर गेट का कितना हो गया 2.4 माइक्रो सेकेंड, एक्सॉर गेट का हो गया 2.4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और देखो पूरा समझाया भी है कि भाई फुल एडर बनेगा दो हाफ एडर और एक और गेट से, और हाफ एडर बनेगा एक्सॉर गेट और एंड गेट से, सब कुछ पता है हमें बट फिर भी पूरे सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हाफ एडर का निकाल दो, ये देखो हाफ एडर का डिले कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो देखो हाफ एडर का जो सम है उसमें एक्सॉर गेट लगता है और एक्सॉर गेट का डिले कितना है 2.4 माइक्रो सेकेंड, और हाफ एडर में जो कैरी आउटपुट है उसमें एंड गेट लगता है, उसका डिले कितना है 1.2 माइक्रो सेकेंड। फिर उसके बाद ये दो हाफ एडर, ठीक है, ये दोनों हाफ एडर है और ये सर्किट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और यहां पे एक और गेट, तो इसका आउटपुट यहां पे जाएगा एंड ये यहां पे जाएगा। तो ऐसा कुछ सर्किट है, आपको पता ही है। तो भाई अब डिले कैलकुलेट कर लो। अब देखो हाफ एडर का ये जो सम है इसका डिले कितना है 2.4, तो ये 2.4 यहां मिलेगा, ये कैरी आउटपुट है इसका डिले है 1.2, ये तो इनिशियली मिल जाएगा देखो 0 नैनो सेकंड पे। अब ये अगेन जो सम है वो 2.4 प्लस 2.4 कितना आएगा 4.8,
और ये जो C है कैरी आउटपुट, ये 1.2 है, तो 2.4 प्लस 1.2 कितना हो गया? 3.6। तो ये इनपुट 3.6 पे रेडी है, ये इनपुट 1.2 पे रेडी है, तो किस पे काम करेगा? 3.6 पे। इसका डिले खुद का 1.2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 4.8। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो फुल एडर का सम आउटपुट भी 4.8 माइक्रोसेकंड पे मिल रहा है और कैरी आउटपुट भी 4.8 माइक्रोसेकंड पे मिल रहा है। कोई भी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो जो मुझे कैलकुलेट करना था वो मुझे मिल चुका है फाइनली। डेल्टा टी सम इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 माइक्रोसेकेंड एंड डेल्टा टी कैरी इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 माइक्रोसेकेंड। 4.8 माइक्रोसेकेंड। हाँ, तो फॉर्मूले में लगा दो। कितना आंसर? 19.2 करेक्ट। तो सिंपल, अगर आप फॉर्मूले में लगा लोगे तो ये हुआ सी आउट का डिले 4.8 इंटू, ये 4 बिट का ही आई थिंक है ना, तो ये हुआ 3 प्लस मैक्सिमम भी कितना हुआ? 4.8। तो 4.8 इंटू 4 आ गया सीधे सीधे 19.2 माइक्रोसेकेंड। 19.2 माइक्रोसेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू बिट बाइनरी मल्टीप्लायर की बात की। अब हमने पढ़ा नहीं है मल्टीप्लायर, बट एक नॉर्मल जैसे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है, एज्यूम करो वैसे ही बाइनरी मल्टीप्लाई होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा। एक बार ट्राई करके देखो, जितना हो पा रहा है उतना करो। वही पूछ रहा है कि बाइनरी मल्टीप्लायर को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से गेट लगेंगे और कितने।
देखो डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो, 24 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो देखो कैसे करते हो, 4 इंटू 2 करते हो 8 आता है, 2 इंटू 2 करते हो कितना आता है 4 आता है, यहां पे क्रॉस लिखते हो, 1 इंटू 4 4 होता है, 4 इंटू 2 2 होता है, इसको ऐड करते हो तो ये 8 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे ही होता है। अब यही चीज बाइनरी में होगी, बाइनरी में होगी तो ये मान लो एक नंबर है a1 a0, ठीक है, एक नंबर हो गया a1 a0 और दूसरा नंबर हो गया b1 b0। आओ खुद ही ट्राई करो, इतना हिंट कर देना, इसके बाद एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो बनाऊंगा ही फिर। 4 इंटू 2 किए तो ये देखो a0 और b0 को मल्टीप्लाई करो, फिर किस किस को ऐड करना है, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एंड करना है, मल्टीप्लाई करना है मतलब एंड फंक्शन हो गया, प्लस करना है मतलब और हो गया, थोड़ा सा और आगे देखो। तो ये होगा a0 b0 और ये होगा a1 b0, a0 b0 और ये होगा a1 b0, फिर यहां पे क्रॉस आ गया, फिर b1 के साथ करोगे तो ये हो गया a0 b1 और फिर a1 b1। अब इन सबको प्लस कर दें, अब तो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप भी बचा है, बताना किसी का आंसर आएगा तो। भाई एक शिफ्ट रजिस्टर वाला है वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो वो आंसर में नहीं आएगा, ए बी सी में है देखो कुछ। अब नॉर गेट भी आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, अब बचा ए और बी, दो एंड गेट से भी आने के चांस कम ही लग रहे हैं, तो आंसर तो बी होना चाहिए कायदे से देखा जाए, बट एग्जैक्टली बी हमको समझ में आ रहा है कि नहीं चेक करो, क्योंकि बाकी सब तो एलिमिनेट हो गया किसी न किसी रीजन से। देखो ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर, पहली चीज तो ये दिख रही है क्लियर कट, चार एंड गेट तो दिख चुके, चार एंड गेट तो दिख चुके हैं ना, ये डॉट एंड गेट 2 3 4, चार एंड गेट तो है ही, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं। अब ये पहले इमेजिन करो कि एंड होने के बाद ये 1 बिट का ही आ चुका है, भाई इसका आंसर या तो 0 या तो 1 होगा ना, डिपेंडिंग ऑन की a1 और b0 की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब है a1 b0 एंड गेट यूज कर चुके हो, यूज करने के बाद तो एक ही बिट का है, तो ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है। अब दो 1 बिट के नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाफ एडर, आपको इसके लिए हाफ एडर चाहिए, तो यहां पे हाफ एडर लगेगा। अब ये दोनों का एडिशन कैरी जनरेट कर सकता है ना, यहां पे एक बिट आ सकता है,
हम तो वर्स्ट केस ही लेके चलेंगे, आ ही सकता है। तो ये भी 2 बिट हो गया, ये भी 2 बिट, ये 2 1 बिट के नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ एडर। तो आपका आंसर आया 4 एंड गेट प्लस 2 हाफ एडर। अब हाफ एडर में क्या क्या यूज होता है ये भी आपको पता है। हाफ एडर मींस क्या, 1 एक्सॉर गेट 1 एंड गेट। तो भाई 4 प्लस 2 एंड गेट इज इक्वल टू 6 एंड गेट एंड 2 एक्सॉर गेट। ठीक है, नोट कर लो। ओके, हो गया नोट, नोट हो गया। ओके, क्वेश्चन 7 भी क्लास में करेंगे, बट 45 मिनट्स या 1 आवर भी लग सकता है, तो अभी नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ और बता देता हूं, बाकी कल करेंगे। तो काफी कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बट पहली बार समझने के लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, तो 1 घंटा भी लग सकता है। तो अभी के लिए हम ये करते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर का देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है डीमल्टीप्लेक्सर में। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर आप देखेंगे तो ऐसे टॉपिक लिखा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस भी ऐसे सच आते नहीं है। बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में एटलीस्ट उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी बेसिक वर्किंग या इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में डीमल्टीप्लेक्सर हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि डीमल्टीप्लेक्सर का तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये होगा कि भाई ये मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट, ये मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट है। अब इसको समझने के लिए, या मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर कहां पे यूज होता है उसको समझने के लिए एक सिचुएशन कंसिडर करो कि आपके पास यहां पे 4 ट्रांसमीटर है, एक लोकेशन पे 4 ट्रांसमीटर है, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, 4 ट्रांसमीटर है, एंड ऑब्वियसली यहां पे फिर दूसरे लोकेशन में 4 रिसीवर है। और यहां पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वायर्ड कम्युनिकेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग वायर्ड कम्युनिकेशन। तो भाई ट्रांसमीटर 1 को रिसीवर पे भेजना होगा, तो यहां पे एक आपको केबल लगेगी, ये अगेन आपको एक केबल लगेगी, ये अगेन आपको एक केबल लगेगी, और ये अगेन आपको एक केबल लगेगी। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, जो भी एक अपन डिस्टेंस मान सकते हैं। तो 100 किलोमीटर अगर मैं मान रहा हूं, तो एक केबल भी 100 किलोमीटर की है, तो सारी केबल्स मिला के कितना लग जाएगा, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करूं, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे ये चीज
क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे व्हाट वी कैन डू, हम यहां पे ये कर सकते हैं कि ये चारों ट्रांसमीटर का जो डेटा है वो मैं एक मल्टीप्लेक्सर पे अप्लाई कर दूं, लाइक दिस। ये मैं मल्टीप्लेक्सर पे अप्लाई कर दूं, इसका एक सिंगल आउटपुट होगा। फिर जो रिसीवर की लोकेशन थी वहां पे एक ऑपोजिट डिवाइस यूज करूं। मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट डिवाइस मतलब ये मल्टीपल इनपुट्स लेके सिंगल आउटपुट से पास करता है अगर मल्टीप्लेक्सर, तो डीमल्टीप्लेक्सर ऑब्वियस सी बात है उल्टा ही काम करेगा, एक इनपुट लेगा और उसको अलग अलग आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मल्टीपल इनपुट्स में से वन बाय वन सभी को इस आउटपुट से पास करता है। तो डीमल्टीप्लेक्सर उल्टा होगा, एक सिंगल लाइन से इनपुट लेगा और चारों आउटपुट लाइन में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगेन यहां भी सिलेक्शन लाइन था, यहां पे भी सिलेक्शन लाइन ही होगा। सिलेक्शन लाइन दोनों में होगा, सिलेक्शन लाइन दोनों में होगा, सिलेक्शन लाइन दोनों में होगा। काम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। ये सिलेक्शन लाइन क्या डिसाइड कर रहा है, किस कंडीशन में कौन से इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट में जाएगा, ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड कर रहा है। ये सिलेक्शन लाइन क्या डिसाइड कर रहा है, जो भी उस पर्टिकुलर कंडीशन पे इनपुट पे अवेलेबल है उसको मैं कौन से आउटपुट में भेजूं। तो सिलेक्शन ही कर रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पे एडवांटेज क्या हुआ, अगर मुझे इस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को डीमल्टीप्लेक्सर के इनपुट से जोड़ना है तो ये R1, R2, R3 और R4। पहला एडवांटेज बेसिक ये हुआ कि भाई एक ही केबल की नीड है आपको इंस्टेड ऑफ दी 4 केबल्स। सेकंड अच्छा एडवांटेज ये है कि यहां पे मैं ट्रांसमीटर 1 के डेटा को मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो 2, 3, 4 में किसी को भी भेज सकता हूं। वो तो मुझे बस सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशंस को चेंज करना है। पहले क्या हो रहा था, ट्रांसमीटर 1 से रिसीवर 1 पे ही जाएगा, बाकी रिसीवर्स पे नहीं भेज सकता था मैं, लेकिन यहां पे वो एडवांटेज भी मिल गया। तो इस तरह से जस्ट एक बेसिक एग्जांपल था कि मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर के को यूज करके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मान लो कि बहुत सारे आपके पास सिस्टम है, जैसे कि ऑफिसेज में होता है सिस्टम बहुत सारे हैं, प्रिंटर जो है वो आपका एक ही है, तो मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही प्रिंटर से कनेक्ट करना है तो उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स में भी आप मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जस्ट बेसिक एग्जांपल था कि मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर यूज करने से क्या एडवांटेजेस है। अभी जो हमारा मेन पार्ट है हम इसकी वर्किंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। और अभी तक मुझे यह भी समझ में आ गया कि डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट एक ही लाइन से आएगा जो कि अलग अलग 4 आउटपुट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं 1x4 की बात करूं, अब देखो साइज भी कैसे होगा, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो ये क्या होगा 1x4, क्योंकि हमको डिकोडर भी हमने पढ़ लिया तो हमको पता है कि पहला और दूसरे नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। पहला नंबर जो है इनपुट है, दूसरा जो है वो आउटपुट है। तो डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट है और 4 आउटपुट है, तो 2 सिलेक्शन लाइन, अगर 8 आउटपुट होंगे तो 3 सिलेक्शन लाइन, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। तो थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया, डीमल्टीप्लेक्सर उतने डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ना है। तो ये इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं डीमल्टीप्लेक्सर का।
ओके, सो डीमल्टीप्लेक्सर, तो मैं डीमल्टीप्लेक्सर 1x4 का ही एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि अगेन बहुत इन डेप्थ में जनरलाइज वे में नहीं जाना है। तो डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट है, तो देखिए इसके नेमिंग में इसको मैं इनपुट आई नाम दे देता हूं, ये इनपुट है आई। इसके 4 आउटपुट लाइन है, तो इनको मैं नाम दे देता हूं D0, D1, D2, D3, और इसका नाम है सिलेक्शन लाइन S1, S0। आप इसका टेबल बनाने के एक बार ट्राई करो, बना पा रहे होगे, क्योंकि वर्किंग तो मैंने बता दी है। देखो अगेन बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, आप इसको देखो कि टेबल में लिख पाते हो कि नहीं। ये इनपुट है, यही इनपुट एक पर्टिकुलर कंडीशन में यहां मिलेगा, वही इनपुट दूसरी कंडीशन में, मतलब सिलेक्शन लाइन के दूसरे कॉम्बिनेशन में यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। सिलेक्शन लाइन जैसे जैसे चेंज करोगे, इनपुट यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे कहीं भी मिल सकता है। एक बार सोच के देखो, टेबल बना पा रहे होगे। सिलेक्शन लाइन का तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन लाइन तो होगी ही होगी। तो सिलेक्शन लाइन S1, S0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। अब देखो फाइनल स्टेटमेंट भी क्या होगा जो मैं बोल दे रहा हूं। पहले कॉम्बिनेशन में इनपुट कहां मिलेगा? D0 के आउटपुट पे। इस कॉम्बिनेशन में इनपुट D0 पे मिलेगा, D1 पे मिलेगा, D2 पे मिलेगा, D3 पे मिलेगा। MSB LSB का तो कॉन्सेप्ट वही है। तो यहां पे जो कॉलम्स होंगे वो D0, D1, D2, D3। इनपुट यहां मिलेगा, सेकेंड केस में इनपुट यहां मिलेगा, थर्ड केस में इनपुट यहां मिलेगा I2 पे, एंड यहां पे। अब एक्सप्रेशन में बस कन्वर्ट करना है। तो देखो D0, बताओगे कोई D0 के एक्सप्रेशन? बोलो। S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट, आगे परफेक्ट, एक्सीलेंट। S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट I, एकदम परफेक्ट। D1 is S1 complement S0 I. D2 is S1 S0 complement I. D3 is S1 S0 I. तो यहाँ जस्ट एक आध बेसिक, एक या दो एटलीस्ट बता देता हूँ, बाकी तो फिर आप सब बना लीजिएगा। तो ये S1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो S1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ S0 का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा कॉम्बिनेशन है S1 का कॉम्प्लीमेंट है, इसके साथ S1 है। तो देखो इसके साथ वही चीज है, ये आपका इनपुट आई है और ये इनपुट आई सभी पे अप्लाइड होगा, ये इनपुट आई सभी पे अप्लाइड होगा, लाइक दिस।
इस वे में सर्किट भी चाहोगे तो कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट 2 गेट मैंने बना दिए, बाकी 2 गेट आप और बना लीजिए। तो ये D0, D1 एंड सो ऑन, D0, D1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर पे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया, बट एक क्वेश्चन जैसे हमने जो छोड़ा हुआ है वहां पे कहीं ना कहीं डीमल्टीप्लेक्सर का यूज है। डिकोडर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो डीमल्टीप्लेक्सर से ही लिंक है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने करवा लिया क्योंकि वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे ही। तो यही 1-2 क्वेश्चन है जिसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिकोडर का छोड़ा हुआ है, वैसे ही एक एडर सब्ट्रैक्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कल तो हम लोग ये एडर सब्ट्रैक्टर का क्वेश्चन 7 करेंगे ही, और फिर बाकी PLA और PAL भी कर लेंगे कल। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कल होता है कि परसों होता है, दैट वी विल सी। इसके बाद बचेगा सिर्फ एक टॉपिक, कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो नंबर सिस्टम के साथ ही मैं कोड कन्वर्टर करवा पाऊंगा। ठीक है, पहले कल की क्लास करते हैं, फिर देखते हैं आगे का फ्लो कैसा होगा। ठीक है, थैंक यू।